नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत में बड़ी संख्या में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ विदेशी लोग इस आंदोलन को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भारतीय विदेश मंत्रालय अपना बयान पहले ही जारी कर चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से भी भारतीय किसानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान में भारतीय सीमा के नजदीक तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी गोपाल चावला ने इसका ऐलान बुधवार को किया है और गोपाल चावला ने यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीमा तक यह ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। चावला ने यह ऐलान किया है कि ट्रैक्टर रैली ननकाना साहिब से शुरू होकर के भारतीय सीमा के पास वाघा बॉर्डर तक जाएगी। ट्रैक्टर रैली कटांगे ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਆਏਗੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। एक रैली साड़ी आएगी बलोचिस्तान तो जिहड़े जसबीर सिंह की सरबराही च होएगी। एक रैली साड़ी आएगी पिशावर तो केपीके का इंचार्ज प्रताप सिंह उन्होंने लैके आएगा। एक रैली आएगी पंजा साहब तो गुरमेल सिंह उन्होंने लैके आएगा। ननकाना साहब की जिहड़ी रैली और कपिल राज सिंह और वीर जी जन्म सिंह इत्थों लैके जाएंगे और लाहौर तो अजीत सिंह रैली कटेगा। सारिया रैलियां असीं वाघे बार्डर ते इकट्ठियां करांगे। मेरी अपने मुसलमान जिन्ने साडे वीर ने, जिन्ने किसान ने साडे वीर, उन्होंने भी बेनती है कि किसानों का जो अंदोलन है यह सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, यह पूरी दुनिया के जोड़े किसान ने असी उन्होंने वीरों का साथ देवांगे और दुनिया में दिखावांगे और उन्होंने ईवाना तक यह गल पहुंचनी चाहिए है कि किसान हम सिर्फ इंडिया के किसान नहीं, पूरी दुनिया के किसान हम रलणगे। सो इस वीडियो में वध तो वध जगतार सिंह भुल्लर हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत करने के लिए। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, क्योंकि गोपाल चावला एक ऐसा नाम जो कि काफ़ी मशहूर है और भारत के खिलाफ पहले से ही जहर उगलता हुआ नजर आता रहा है कई मौक़ों पर, और आतंकी हाफिज सईद के साथ भी उनके संबंध बताए जाते हैं। तो ऐसे में इस तरीके के ऐलान, इस तरीके की बयानबाजी क्या भारतीय किसानों को भड़का सकती है? सबसे बड़ी हितेंद्र बात है कि पाकिस्तान में जो अभी गोपाल चावला की तरफ से ऐलान किया गया, इससे पहले तमाम जितने भी देश हैं जहां पंजाबी भाईचारा, सिख भाईचारा, किसान भाईचारा रह रहा, उनकी तरफ से वहां प्रोटेस्ट किए गए, रैली निकाली गई है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो सभी को पता कि कैसे रिश्ते हैं, कितने खतरनाक, किस हिसाब से पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा कि भारत में वहां कुछ ना कुछ माहौल खराब करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा। लेकिन हमारा जो देश के लोग हैं, हमारे जो किसान भाईचारा है, वो इतने नादान नहीं है कि गोपाल चावला जैसे लोगों की तरफ से जो रैली की जा रही है उनसे, उनकी स्पीच से, उनके वहां प्रोटेस्ट निकालने से हमारे देश में माहौल बिगड़ेगा। जहां हमारे जो किसान है वो इतने निदान है। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मुझे लगता है कि जो देश का किसान है, जो हमेशा देश के साथ खड़ा रहा, वो गोपाल चावला को नहीं जानते पहचानते। जो गोपाल चावला पाकिस्तान में क्या करता है, भारत के किसानों को मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये अब भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वहां बॉर्डर पे वो क्या करते हैं, वो हमारी सुरक्षा जो एजेंसी है उनकी जिम्मेवारी वो कितना चौकस रहती है। अब अगर कोई दूसरा मुल्क के लोग वहां करते नहीं करते, तो मुझे लगता है कि जो भारत में किसान आंदोलन 3 कृषि जो खेती कानूनों को लेकर प्रोटेस्ट करे, वो ना ही उनको भड़केंगे और ना ही उनके साथ ना उनका कोई नफा नुकसान होगा। और गोपाल चावला क्योंकि ये कोई सिख जमात को या पंजाबी जमात को अगवाई नहीं करता, वो पाकिस्तान का बशिंदा, और जो पाकिस्तान को छोड़ के तमाम जितने भी देश में पंजाबी भाईचारा या सिख भाईचारा रहता है, उनका एक अपना वजूद है, होंद है, और वो भारत के साथ है। अभी
गुरपतवंत सिंह पन्नू हो या गोपाल चावला हो, ये पंजाब को या पंजाब देश की जो सिख कौम है, जिस सिख कौम पे पूरा देश गर्व से कहता है कि अगर सिख ना होते तो शायद आज भारत भी नहीं होता। तो मुझे लगता है गोपाल चावला से पहले कई ऐसे लोग थे और गोपाल चावला के बाद भी कई ऐसे लोग आएंगे जिनसे भारत की एकता और अखंडता कोई खतरा नहीं है। अभी वहां वो ट्रैक्टर, इससे पहले पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगरों ने किसानी आंदोलन को लेके गाने भी निकाले थे। तो मुझे लगता है ना उन गानों से कोई फर्क पड़ा था और ना अब जो गोपाल चावला की तरफ से रैली निकाली जाएगी उनसे फर्क पड़ेगा। जी, इससे पहले क्योंकि पंजाब के सीएम जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी सरकार से अपील कर चुके हैं कि पाकिस्तान की भी इसमें कुछ ना कुछ साजिश जो है, पाकिस्तान इसका कुछ ना कुछ फायदा उठा सकता है अगर ये आंदोलन इसी तरीके से लंबा चलता रहेगा। क्या अब ये उसी का असर, जो आशंका थी, जो संभावनाएं पंजाब के सीएम ने जताई थी, क्या अब ये उसी का असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं पहले बोला हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नहीं अच्छे जी। यूरोप के कई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से देश के किसानों के बारे बात की गई है, लेकिन अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात करें या गोपाल चावला बात करें तो हम उनको बड़ी कह सकते हैं कि चौकसी के साथ उनके बयानों का एनालिसिस करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से निश्चित तौर पे, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब और बॉर्डर स्टेट का खमियाजा पंजाब में बहुत बार उसका नुकसान हुआ है। चाहे हमने 47 का देखा होगा दुखांत, उसके बाद पंजाब में जो आतंकवाद है उसका दुखांत देखा। इसलिए पंजाब का हर लोग, पंजाब का चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे पंजाब का कोई आम वोटर हो, नागरिक हो, वो हमेशा चौकस रहा है। तो ऐसे में ये कि अब जो गोपाल चावला की तरफ से स्टेटमेंट आई है, अब उसको ध्यान में रखते हुए चौकस भारत सरकार को रहना होगा, सेंट्रल सरकार को रहना होगा कि वो पाकिस्तान में क्या करते। वो उनका देश है, पाकिस्तानियों का देश है, वो भारत के तो कोई देश नहीं है। लेकिन हमारी जो सरहदें या हमारी जो खुफिया एजेंसी, उनको सतर्क रहना पड़ेगा कि वहां क्या कुछ होता है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो देश का किसान है, जो गाजीपुर पे बैठा हुआ है, टिकरी बैठा हुआ, सिंधु बैठा हो और भारत के छोटे से छोटे गांव में बैठा हो, जो अपने भविष्य की खातिर लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब 3 जो बिल है वो समाप्त होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। तो मुझे लगता है गोपाल चावला जैसे लोगों के बयान से या उनकी वहां रैली निकालने से भारत को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, ना ही भारत के किसान को फायदा होगा नुकसान होगा। वो अपनी सियासी रोटियां जरूर सेक रहे होंगे गोपाल चावला, लेकिन देश की जो एकता और अखंडता उसके साथ तो पूरा देश खड़ा है। तो गोपाल चावला का जो लाना वो सिर्फ चौकस रहने तक ही सीमित होना चाहिए, ना कि हमारा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे वो ना भड़केंगे और ना उनको कोई नफा होगा ना उनको कोई नुकसान होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से विश्व स्तर पर किसान आंदोलन के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं, इसी कड़ी में पाकिस्तान का भी नाम जुड़ गया और पाकिस्तान की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं कि भारत के जो किसान हैं उनकी भावनाएं भड़कें और खासतौर पर पंजाब के जो किसान हैं उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाने लगी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का अपमान हुआ है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। राज्यपाल उत्तराखंड के मसूरी जाने की तैयारी कर रहे थे। वहां उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में एक समारोह में हिस्सा लेना था। जैसे ही वो विमान में सवार हुए तो उन्हें सूचना मिली कि उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। इसके बाद राज्यपाल निजी विमान सेवा से गंतव्य की ओर रवाना हुए और इस मामले को लेकर के अब महाराष्ट्र की सियासत गरमाने लगी है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल वीएस कोश्यारी के बीच पिछले साल से विवाद चल रहा है। दरअसल राज्यपाल ने अपने पत्र में सीएम उद्धव ठाकरे के राज्य के धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने का एक अनुरोध किया था, जिस पत्र के जवाब देते हुए सीएम ठाकरे ने यह कहा था कि मुझे अपने हिंदुत्व के बारे में आपसे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस मसले पर यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार राज्यपाल का सम्मान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के पास पिछले 1 साल से कैबिनेट ने 12 नॉमिनेट विधान परिषद के सदस्यों के नाम भेजे, उस फाइल पर अभी तक साइन नहीं किए गए। क्या ये सरकार का अपमान नहीं है? उन्हें प्लेन के लिए 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा तो शोर हो रहा है, लेकिन फाइल साइन करने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। ये काम उन्हें शोभा नहीं देता है। वहीं बीजेपी नेताओं ने अब ठाकरे सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। माननीय राज्यपाल जी को
राज्य सरकार के हवाई जहाज से नीचे उतारकर उनका अपमान करने का जो काम ठाकरे सरकार ने किया है, इस प्रकार के द्वेषमूलक निर्णय के लिए ही ठाकरे सरकार हमेशा जनता को याद रहेगी और ठाकरे सरकार के इतिहास में ये सबसे नीचतम स्तर उन्होंने आज पार किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस प्रकार से घटनात्मक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करने के कारण ठाकरे सरकार और बदनाम होगी। इससे बजाय जनता के प्रश्न सुलझाने के तरफ उन्होंने और ध्यान देने की आवश्यकता है। इतनी निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोहर ने उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें विश्वास है राज्यपाल साहब ने लगभग 1 साल से 12 नाम रोक कर रखे, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो गैरकानूनी है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है अब इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से लगातार हम अपडेट ले रहे हैं आपसे और सियासत जो है वो उफान लेते हुए नजर आ रही है, अब ये कहा जा रहा है कि निचले स्तर पर ठाकरे सरकार ने अपना निचतम स्तर जो है वो दिखाया है। देखिए हितेंद्र, ये कहना गलत नहीं है कि शिवसेना बनाम राज्यपाल की लड़ाई कोई नहीं है। पिछले 1 सालों से लगातार शिवसेना बनाम राज्यपाल की लड़ाई चल रही है, चाहे वो मंदिर खोलने की बात हो या रेलवे चलाने की बात हो या फिर अन्य समस्याओं को लेकर के राज्यपाल और शिवसेना के बीच नोकझोंक देखी गई है। लेकिन जिस तरीके की आज घटना घटी है, इसे लेकर के मुंबई नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि राज्य के वो प्रथम नागरिक थे और विमानतल पर पहुंचे, विमान में बैठने के बाद उन्हें उतरना पड़ा, जिसे लेकर के अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां आज का दिन काला दिन बताया, वहीं अतुल भालतकर ने भी शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। हितेंद्र, एक चीज साफ था कि जब आज राज्यसभा, संसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अपना बयान दिया, लेकिन उनके बयान में जो कड़वाहट थी वो साफ तौर पर देखी गई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अपमान नहीं होना चाहिए, राज्यपाल का अपमान मतलब राज्य का अपमान। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 12 निर्विरोध विधायकों को विधानसभा में अनुमति के लिए राज्यपाल को कहा कि पिछले कई महीनों से वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं और प्लेन लेट होने पर बतकंडा खड़ा कर रहे हैं, तो जो उनके तेवर थे वो कहीं न कहीं राज्यपाल के अपमान से उन्हें कोई आहत या उनकी पार्टी को कोई जो है कि दिक्कत नहीं महसूस की। बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत का जो एटीट्यूड देखने को मिला, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 15 मिनट में ये अब शोर मचाया जा रहा है, लेकिन जो 1 साल से फाइलें भेजी गई हैं उन पर अभी तक सिग्नेचर नहीं किया गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राज्य के एक प्रथम नागरिक होने के नाते राज्यपाल का इस तरीके से अपमान किया जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान जरूर लगता है ठाकरे सरकार पर। लेकिन अब इसको ये कहा जा सकता है कि ये बदले की राजनीति की जा रही है ठाकरे सरकार की तरफ से। देखिए हितेंद्र, भी कहना नहीं होगा, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई है। वास्तव में अगर देखा जाए तो राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल के अगर जाने उनकी हवाई यात्रा की बात करें तो उनकी पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की होती है। जबकि देवेंद्र फडणवीस की माने या बीजेपी प्रवक्ताओं का, तो उनका कहना है कि राज्यपाल ने उन तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है जिस तरीके से कहीं जाने के लिए उन्हें प्लेन की जरूरत पड़ती थी, जिस तरीके से पहले भी उन्होंने हवाई यात्रा की थी, उस तरीके से सारी चीजें फॉलो किए बावजूद उसके उन्हें प्लेन से उतरना पड़ा। तो ये जो है कि द्वेष की भावना से, बदले की भावना से की गई है, जबकि शिवसेना प्रवक्ता इसे मानने को तैयार नहीं। जी हितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो महाराष्ट्र में अब जो सियासत है वो अपमान पर शुरू हो गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गैरकानूनी तरीके से लोगों की पर्सनल जानकारी निकालते थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो शैलेश मांजरेकर और राजेंद्र साहू को मुंबई के गोरेगांव इलाके से और सौरभ साहू और यासीन अंसारी को दिल्ली से, विष्णुदास गोस्वामी को उड़ीसा से, तो योगीशा पुजारी को और दिनेश विश्वकर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। यानी कि देश भर में अलग अलग जगह पर ये लोग रहते थे और क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली थी कि एक ऐसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है जो कि लोगों की अवैध तरीके से पर्सनल जानकारी को इकट्ठा करती है और साथ ही उनके CDR भी निकाल करके देती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जगदीश साइल ने एक टीम बनाई और फिर उस टीम में से एक शख्स ने मांजरेकर से संपर्क किया और कहा कि उसके दोस्त की बीवी पर शक है, जिसके लिए उसे उसके मोबाइल का CDR निकलवाना है। और इस जानकारी के बाद मांजरेकर ने हामी भर दी और क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने फिर उसे कुछ पुराने CDR दिखाने की बात भी कही और शनिवार के दिन मांजरेकर जब CDR लेकर के आया तो उसे क्राइम ब्रांच की टीम ने रंगे हाथी गिरफ्तार कर लिया। यूनिट 5 को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोरेगांव में हाइपर सिटी में एक डिटेक्टिव और उसके साथ में 2-3 उसके साथ आने वाले हैं और वो किसी को, उनका ये है कि इलीगली वो लोग CDR, SDR या बैंक स्टेटमेंट निकाल के प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए पैसे भी ले रहे हैं। और एज पर इंफॉर्मेशन हम यूनिट 5 की क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP जादव साहब के मार्गदर्शन में, ACP अलकनूरी साहब के मार्गदर्शन में और जॉइंट CP बारंबे सर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की और वहां पे ट्रैप लगा के 2 डिटेक्टिव को ऑन द स्पॉट ताबे में लिया। उनके पास एक डस्टर व्हीकल मिली है, डस्टर कार मिली है, मोबाइल हैंडसेट मिली है, CDR कॉपीज मिली है, पेन ड्राइव मिले हैं और वो जो पेन ड्राइव और मोबाइल है उसमें बहुत लोगों के SDR और CDR हमें। महाराष्ट्र के मुंबई से एक खबर सामने आई है जहां पर जो पर्सनल जानकारी होती है, फ़ोन की कॉल डिटेल्स होती हैं, उनको निकालने वाला गिरोह, चुराने वाला और दूसरे लोगों को बेचने का ये गिरोह काम करता था। ऐसे लोग अलग अलग जगह, देश के अलग अलग हिस्सों में ये लोग मौजूद थे और इसकी जानकारी जब मुंबई पुलिस को मिली तो इस पर कार्रवाई करने के लिए मुंबई पुलिस ने, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने अपना एक योजना तैयार की और अपनी योजना के आधार पर उन्होंने जिस तरीके से इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि लोगों की पर्सनल जानकारी किस तरीके से लीक हो जाती थी। क्योंकि इसमें इस बात से भी इनकार क्राइम ब्रांच ने नहीं किया कि कुछ सरकारी लोग भी इसमें मिले जुले हो सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं, कम्युनिकेशन की जो कंपनियां होती हैं, उनके जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से भी इसमें मिली भगत कहीं ना कहीं हो सकती है। और यही वजह है कि ये लोग CDR जो है वो दूसरे लोगों को बेचते थे। यानी कि इस तरीके का जो काम करने वाले लोग थे, ये एक बड़ा गिरोह जो है उसको पकड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी मुंबई क्राइम ब्रांच को, लेकिन इसमें सफलता हाथ लगी और ऐसे
7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग हिस्सों में ये लोग रहते थे। कोई बेंगलुरु में तो कोई मुंबई में रहता था। इस तरीके से अलग अलग जगह पर ये लोग रहते थे। और जब इस बात की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे गिरोह को लेकर के घेराबंदी की और रंगे हाथ पकड़ने का काम किया है। सीडीआर लेकर के जब व्यक्ति पहुंचे, आरोपी जब सीडीआर लेकर के पहुंचा तो रंगे हाथ उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके आगे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभी भी जो लोग फरार हैं या फिर जो भी इनसे जो मिलीभगत जिनकी है उनके बारे में भी लगातार जो जांच है वो मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है और उस पर भी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। इस बात का आश्वासन सीनियर अधिकारी ने दिया है। कुछ लोग मुंबई से पकड़े गए हैं, कुछ लोग बेंगलुरु से पकड़े गए हैं। अलग अलग जगह पर ये लोग रह रहे थे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से सीडीआर गैंग का ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों से इन लोगों की गिरफ्तारियां की गई? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच लोगों को सीडीआर और एसडीआर, सीडीआर का मतलब होता है कॉल डिटेल निकालना और एसडीआर का मतलब होता है उनका एड्रेस सब्सक्राइब करना, मतलब एड्रेस निकाल के देना। बड़े पैमाने पर जो है बरामद हुआ है। करीब 3000 से ज्यादा लोगों को जो है इस तरह की जानकारियां मिल पा रही है कि इन लोगों ने जो है फर्जी तरीके से निकाला है। फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सीडीआर या एसडीआर निकाले गए हैं वो मुंबई से नहीं बल्कि गाजियाबाद से यानी कि दिल्ली से निकाले गए हैं। ये पूरा मामला कहीं न कहीं किसी भी अधिकारी या ऑफिसर के मिलीभगत के द्वारा संभव हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिली है। जी, इस बारे में पुलिस अधिकारियों की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक काफी पूछताछ हो गई होगी, इस बारे में कोई जानकारी दी गई? देखिए, क्राइम ब्रांच की यूनिट जो है वो जांच कर रही है कि कौन अधिकारी इस पूरे मामले में सामने है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है किसी एक अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो मिलकर इस तरह से बड़े पैमाने पर करते हैं, जिनकी कीमत अगर बताई जाए तो 40,000, अगर किसी शख्स का जो है सीडीआर निकालना तो 40,000 के ऊपर मुंहमांगी रकम मांगी जाती थी। वहीं अगर एसडीआर की बात किया तो एसडीआर में भी 5,000 से लेकर 8,000 रुपए मांगे जाते थे जो एसडीआर। इस तरह से चीजें सामने खुलकर आई है। जी, इसका जो इस्तेमाल किया जाता था सीडीआर का या एसडीआर का, वो कौन लोग करते थे, किन लोगों को ये लोग बेचते थे ये पर्सनल डेटा? देखिए, प्राइवेट जो डिटेक्टिव होते हैं वो लोगों से संपर्क में रहते हैं। किसी का मंगनी हुई, किसी की शादी हुई, किसी का अफेयर चल रहा है, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के बैंक से कितने डिटेल निकालने हैं, कितने पैसे विड्रॉल करते हैं, जासूसी के तौर पे भी चीजें होती है। अब ऐसे में किसी गर्लफ्रेंड ने किसी बॉयफ्रेंड के साथ अगर अफेयर है, उनकी कॉल डिटेल निकालना है, या कितनी बातें हुई है या कितनी देर तक बातें हुई, किन किन लोगों से बातें हुई, इस चीज की अगर जानकारी हासिल करनी है तो लोग अपने आसपास के प्राइवेट डिटेक्टिव को संपर्क करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव जो है उनको ऑफर करते हैं कि अगर आपको सीडीआर या एसडीआर निकालना है तो इतनी बड़ी रकम आपको चुकता करनी होगी। अगर कोई शख्स इस चीज के लिए तैयार होता है तो उनको बड़ी रकम दी जाती है। इस दौरान जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं फर्जी तरीके से संपर्क अधिकारी से मिलकर उनको तमाम तरह की जानकारियां देते हैं, लोग लुभावने ऑफर करते हैं, उसके बाद उनसे जानकारी निकालते हैं और चीजें लोगों को सामने तक लाते हैं। जी सत्यप्रकाश, और इस बारे में क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन से विभाग से जुड़े हुए वो अधिकारी हो सकते हैं, सरकारी अधिकारी जो इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, और इसके लिए क्या कुछ आगे की जांच जो है वो किस तरीके से चला रही है मुंबई क्राइम ब्रांच? देखिए, इधर मैं आपको बता दें कि जब किसी भी शख्स का सीडीआर या एसडीआर निकालना होता है, सबसे पहले एफआईआर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद डीसीपी रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको ही ये पावर होती है किसी भी शख्स का सीडीआर या एसडीआर निकाल के दे दे। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है किसी शख्स के खिलाफ तो जो जांच अधिकारी होता है वो डीसीपी को एक खत लिखता है, एक पत्र लिखता है कि हमें इस शख्स की एफआईआर है, एफआईआर नंबर ये है, सेक्शन ये है, इसके तहत जो है हमको जानकारी चाहिए। उसके बाद डीसीपी एक ऑफर लेटर देता है या परमिशन लेटर देता है, उसके बाद आप जो है कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। जिस तरह से ये भी जानकारी मिल रही है कि मुंबई से पूरे देश में इस समय बीएसएनएल, एमटीएनएल, वोडाफोन, एयरटेल के अलावा और कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो सीडीआर या एसडीआर मुहैया करवा दे। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला कहीं न कहीं इन बड़े जो नेटवर्क एजेंसी है उनसे भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय है,
काफी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन जिस तरह से यूनिट क्राइम ब्रांच 5 ने जानकारी निकाली है वो काबिले तारीफ है, जिसकी जांच अब की जा रही है और परत दर परत एक एक चीजें खुलने की संभावनाएं है। जी बिल्कुल, उड़ीसा, बेंगलोर, मुंबई, अलग अलग जगहों से ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये क्या अलग अलग जगह से ही अपने इस धंधे को चला रहे थे? देखिए, पकड़े गए शख्स जो 7 लोग पकड़े गए न सिर्फ मुंबई से हैं बल्कि मुंबई के अलग अलग इलाके से हैं। और वहीं सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह सीडीआर और एसडीआर निकाला करते थे, जो बड़े पैमाने पर लोगों को बेचा करते थे। तो जाहिर तौर पर यह न सिर्फ मुंबई का मामला बल्कि देश के अलग अलग राज्यों का भी मामला है, जिसमें देश की अलग अलग राज्यों के जो पुलिस है या फिर वहां के संपर्क अधिकारी है वो कहीं न कहीं इनके संपर्क में होंगे। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के खुलासे के बाद जो है काफी अहम बड़े खुलासे होने की संभावनाएं है। जी सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बार फिर से नक्सलियों ने साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस बार भी नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया और होलियारी नाला के पास 2 किलो IED बरामद करके उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों के जवानों ने IED को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया है और बता दें कि BSF और DF के जवान सर्चिंग पर निकले थे और ये मामला जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से नक्सली जो हैं वो आतंक का रास्ता छोड़ करके, हिंसा का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और उसकी ये बौखलाहट है कि कुछ जो आतंकी अभी सक्रिय हैं वो इस बात से काफी नाराज है। SD राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। SD राज, क्या कुछ जानकारी है? 2 किलो IED बरामद किया गया, उसको निष्क्रिय किया गया है, लेकिन इस घटना के बाद क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि लोन वर्राटू कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रहा है। क्या ये बौखलाहट है नक्सलियों में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगदल बस्तर का
कांकेर जिला का मामला है, जहां आमाबेड़ा क्षेत्र आता है। आमाबेड़ा क्षेत्र में वहां पे 2-2 किलो के 2 आईडी बरामद किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जो लोन और ऑटो अभियान चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं ये सफलता की रणनीति से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोग में से, उन्हीं जो आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हीं लोग में से किसी न किसी ने सीमांकित एरिया का मुआयना करवाया और वहां से 2-2 किलो का 2 बम बरामद किया है। जैसे कि आपको बता दूं कि ये बहुत दिनों से इधर बस्तर क्षेत्र में, साउथ बस्तर क्षेत्र में बहुत दिनों से ऐसे बम निष्क्रिय कर रहे हैं। अब कांकेर क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे बम अब मिलना चालू हो गया। जी, क्योंकि इससे पहले भी एक हफ्ते के अंदर की बात की जाए तो इससे पहले भी इसी तरीके से आईईडी यहाँ पर पाए जा चुके हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी एक हफ्ते पहले जब सीएम साहब का कार्यक्रम था, बस्तर के दौरे में थे। अब आज जैसे कि 10 और 11 2 दिन के प्रवास में राज्यपाल जी यहाँ पे दौरे पे है, उसके बावजूद जब कांकेर में इस तरह की जो बम निष्क्रिय करना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि अब राज्यपाल जी अब बस्तर के दौरे पे हैं और जगदलपुर के दौरे पे, और यहाँ पे पूरी तरह से गश्त चौकाचौंध लगा हुआ है, चारों तरफ से गश्त लगा हुआ है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी सीआरपीएफ भेजा गई है, तो बहुत ज्यादा कड़ाई से यहाँ पे चल रही है। ये कांकेर जिला जो उसके अपोजिट पड़ती है, तो आगे उस तरफ से जहाँ से यहाँ से 2-2 किलो के 2 आईडी बम बरामद किए हैं। जी एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोरोना वैक्सीन का टीका अब लगाया जा रहा है। अमेठी के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर से खबर सामने आई कि वहां पर जवानों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाने से मना कर दिया। इसके स्थान पर जवानों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की मांग की और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जवानों को समझाने की कई बार कोशिशें भी की, लेकिन फोर्स के अधिकारियों ने भी वैक्सीन पर सहमति नहीं दी। 11 से 12 फरवरी तक चलने वाले अमेठी के इस चरण में पहले दिन 1773 तो वहीं दूसरे दिन 1373 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाए जाने की योजना थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जब टीमें वैक्सीनेशन के लिए वहां पर पहुंची तो न केवल जवानों बल्कि अधिकारियों ने भी कोवैक्सीन का टीका लगवाने से मना किया। हालांकि बाद में जवानों को वैक्सीन का टीका लगाया गया, लेकिन वैक्सीनेशन करने में करीब 2 घंटे की देरी हुई। राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों को जब वैक्सीन का टीका देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है तो जवानों और अधिकारियों की तरफ से कोवैक्सीन को लेकर के नाराजगी जाहिर की गई। जी नितिन जी, आपको बता दें कि आज जनपद के में दूसरे चरण के कोविड-19 सुरक्षा टीकाकरण का अभियान 9 बजे से प्रारंभ हुआ। वहीं पे अमेठी जनपद के त्रिपुंडी रामगंज में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाने से आखिरकार इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि हमको वैक्सीन पर हमें भरोसा नहीं है। वो लोग लगातार कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे थे। जब यह बात जो है आगे बढ़ी तो मामले में डीआईजी प्रभाकर त्रिपाठी और सीएमओ आशुतोष दुबे ने मौके पे जाके वहाँ पे लोगों को समझाया, जिसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। और अभी तक रिकॉर्ड में ये है कि सीआरपीएफ के लगभग 200 जवानों को वैक्सीन लग चुकी है। जी, क्योंकि 1773 लोगों को आज वैक्सीनेशन जो है वो किया जाना था, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा स्वास्थ्य विभाग की टीम को? नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। तो ऐसे में भी हमारी बात हुई सीएमओ से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है और ऐसी कोई असुविधा नहीं हो रही है। ऐसे में जो है अपने यहाँ भारत में दो वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें कोविशील्ड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा तैयार की गई है, और वहीं कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने तैयार किया है। और 16 जनवरी जब से देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई तब से यही तो वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पे टीकाकरण में कोई असुविधा नहीं हो रही है, लगातार लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए 9 बजे से 5 बजे तक का वक्त रखा गया था और 2 घंटे की देरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो ऐसे में क्या उस वक्त को अब आगे बढ़ाया गया है? नहीं, अगर बात की जाए तो सिर्फ त्रिपुंडी के जो सीआरपीएफ कैंप था वहां पे ये लेट हुआ है। बाकी पूरे जनपद में वैक्सीनेशन अपने समय पे ही प्रारंभ हुआ। सिर्फ त्रिपुंडी के सीआरपीएफ कैंप में ही ये लेट लतीफी हुई, लेकिन 2 घंटे बाद प्रारंभ हुआ और लगभग 200 की संख्या है वहाँ पे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई ज्यादा देरी नहीं होना है। वहाँ पे जो है 550 सीआरपीएफ के लोगों को लगना है और 200 के लगभग लग चुकी थी जब हमारी बात हुई सीएमओ साहब से। तो ऐसे में लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, पूरा हो जाएगा।
जी राजकुमार, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आज वैक्सीनेशन किया गया, क्योंकि अब कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अब उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीआरपीएफ कैंप में भी जवानों को आज वैक्सीनेशन किया जाना था, लेकिन शुरुआत में कुछ जवानों ने ऑफ रिकॉर्ड ये नाराजगी जाहिर की गई थी कि कोवैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे, वो कोविशील्ड ही लगवाना चाहते हैं, लेकिन बाद में समझाइश के बाद उन्हें कोवैक्सीन के टीके भी दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब में नशे से नौजवानों की मौत होना कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक मुख्य कारण यही माना जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के दौरान जनता से ये वादा किया था कि वो नशा खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी अवैध शराब की फैक्ट्रियों के मामले भी सामने आ रहे हैं, नकली शराब पीने से मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। और एक ऐसी ही खबर सामने आई है तरन तारण से, जहां पर एक नौजवान की मौत नशे का टीका लेने की वजह से हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति खेत में गया था, वहां पर टीका लगवाया और वो कॉल करती रही, लेकिन उसके पति ने फोन तक नहीं उठाया। ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐ ਇਹਨੂੰ? ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸਮੈਕ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਮੈਕ ਬਹੁ ਕਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਚੜਾਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੋ ਇੱਥੇ? ਆਇਆ ਨੇ ਸਾਹ ਬੜਾ ਜਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜਦੇ ਗਾਦਰਾ ਕੋਈ ਮਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਬਹੁ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? खेत गया है पानी ना होता तो टीका लाया मैं घर पूरा। बलजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। बलजीत, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के चाहेंगे कि ये नौजवान है जो कि गांव भगवान के दराज के भिक्खी विन में, तरन तारण के कस्बा भिक्खी विन में, जहां पर कि एक इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन भी चल रहे हैं म्युनिसिपालिटी के, और इसी दौरान एक खबर मिलती है कि एक नौजवान तो नशे के कारण जो जहरीला हेरोइन का टीका लगाता है और उसकी मौत हो जाती है। देखने वाली ये बात होती है कि ये नौजवान की पुलिस वालों को भी पता था कि इंजेक्शन लगाने के कारण मौत है, लेकिन पुलिस प्रशासन इससे बच्चा दिखाई दिया, जिसको लेकर परिवारक मेंबरों ने इस लाश को थाने के सामने रखकर रोष प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन बाद में हरकत में आया और कार्रवाई करने का भरोसा दिया, लेकिन परिवारक मेंबरों ने गंभीर पुलिस प्रशासन पर गंभीर दोष लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की मिली भुगत से ये नशा गांव में शरेआम बिक रहा है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। जी सर, ये आरोपियों पर क्या पकड़ा गया कोई आदमी इसमें? अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही कोई इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हो चुकी है हुई है। जी, परिजनों की तरफ से विधायक पर भी आरोप लगाए गए हैं, क्या विधायक परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे? आपको बताना चाहूंगा कि परिजनों की ओर से वहां के सब डिवीजन के डीएसपी और थाना बरबारी पर और हल्का विधायक पर भी दोष लगाए जा रहे हैं कि इनकी मिली भुगत से ये कुछ हो रहा है, पर जब इस संबंधी हल्का विधायक से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे थे, और उन्होंने बोला कि नशा बेचने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये लेकिन बलजीत जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने हक में वोट डलवाने के लिए इस तरीके के काम अब कर रहे हैं, तो उम्मीदवार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोषी? जी चलिए बलजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तरन तारण से ये काफ़ी खौफनाक जो दृश्य है वो सामने आया है। एक युवक जिसकी नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है और परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। परिवार वाले पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी निशाने पर लिया है और साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए नजर आए कि ये जो नशे के कारोबारी हैं जो उन पर कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस पर मिली भगत के आरोप उन्होंने लगाए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पूरी दुनिया में लंबे समय से कोरोना महामारी का खौफ है और
कोरोना महामारी से अभी भी पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन अब इस महामारी का असर कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे अरसे के बाद कोरोना वैक्सीन भी अब लोगों को दी जाने लगी है। हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है और यूपी के इटावा में वैक्सीनेशन को लेकर के आम जनता में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया गया और अब कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में जनपद के पुलिस कर्मियों और होमगार्ड्स को टीका दिया जा रहा है। 16 फरवरी से राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बहुत अच्छा लगा। जो सरकार की योजना है उसमें पूरा सहयोग देंगे। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई अभी आपका टीकाकरण हुआ, कोई दिक्कत नहीं? अभी इसके पहले मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं हुआ ना, अभी लगा है। अभी तक तो कोई ऐसी समस्या मेरे पास है नहीं। इसमें यही देना है सभी लोगों को ये टीका लगवा लेना चाहिए, जिससे आगे वाला भविष्य सुरक्षित रहे। लग गया टीका? हाँ, लग गया। कैसा लगा? सही लगा। कोई साइड इफेक्ट? नहीं। जनता वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया है, सब वाले टीका लगवाएं, बहुत अच्छा रहेगा। लंबे अरसे बाद कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण इटावा में शुरू हुआ है। आज इटावा जनपद में दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इटावा के सीएमओ NS तोमर है, हम उनसे बातचीत करते हैं। वह जानते हैं कि कितने लोगों को टीका लगेगा और आज क्या टास्क रखा गया है। सर, कितने लोगों को टीका लगने वाला है, क्या टास्क है? आज दूसरे चरण के कुछ विभागों का टीकाकरण हो रहा है। असल में इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है अभी तक के लिए। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी थे जिनका टीकाकरण लग चुका है। छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को 15 फरवरी को टीकाकरण किया जाएगा। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का में राजस्व विभाग का टीकाकरण 5 फरवरी को हो चुका है। 11, 12 और 18 को फ्रंटलाइन वर्कर्स के जो बाकी विभाग बचे हुए हैं, जैसे पुलिस, PAC, रक्षा विभाग, नगर निकाय, पंचायती राज विभाग, जेल कर्मी, इन सभी का टीकाकरण 11, 12 और 18 फरवरी को होगा। और इन दिनों में जो छूट जाएंगे उनका टीकाकरण 22 फरवरी को होगा। तो सर, अभी तक इतने टीके हुए, क्या कोई साइड इफेक्ट का मामला सामने आया क्या? इस वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट उतना ही है जितना बाकी किसी भी वैक्सीन में। ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन की तरह पूरी तरह सुरक्षित है और इसके साइड इफ़ेक्ट नगण्य हैं। फ्रंटलाइन के बाद आम जनता के लिए कब तक उपलब्ध होने वाली है वैक्सीन? फ्रंटलाइन के वर्कर्स के बाद में तीसरे चरण में 50 साल के अधिक उम्र के व्यक्तियों और 50 साल से कम उम्र के कोमार्बिडिटी वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसमें आम जनता ही शामिल है इनमें। तो हमारे साथ ये CMO थे NS तोमर, उन्होंने बताया कि शीघ्र ही आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका है उपलब्ध हो जाएगा। सनत तिवारी, ANB न्यूज, इटावा। सनत तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। सनत, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन वहां पर चल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, हमारा देश लंबे समय से कोरोना महामारी से जूझ रहा था। काफी लंबे अरसे बाद कोरोना वैक्सीन अगले आई है। कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से की गई है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है, वहीं आज दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों व होमगार्ड्स को टीका लगाया है और तीसरे चरण में जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनको टीका लगाया जाएगा। जब ANB न्यूज की टीम ने इटावा के CMO NS तोमर से बात की तो NS तोमर ने बताया कि तीन चरण है, इनमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाए। ये टीका आम जनता के लिए उपलब्ध होगा और आम जनता को टीका लगाया जाएगा। तो सबसे पहले जो बुजुर्ग जो है 50 वर्ष के ऊपर के वृद्ध लोग हैं टीका लगाया जाए, उसके बाद ही आम जनता के लिए टीका उपलब्ध होगा और इस टीका में उतना ही साइड इफेक्ट है जितना एक आम दवा में होता है। जी जितेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।